वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड टेस्ट को डिस्कस करेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट एमसीक्यूज है, इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी, यानी कि कोई ए कमोडिटी है, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़्यादा है और बी की कम है, तो कंज्यूमर चाहता है कि अपनी जो यूटिलिटी है उसको मैक्सिमाइज करें। तो मैक्सिमाइज कब होगी? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए इक्वल हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी, बट इधर तो ये ग्रेटर है। तो सिचुएशन क्या है एक्चुअली? क्वांटिटी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इधर मैं लेता हूँ मार्जिनलिटी ऑफ ए, इधर लेता हूँ मार्जिनलिटी ऑफ बी। ये सपोज 10, 8, 6, 4 ये है 12, 10, 8, 6। अब कमोडिटी ए की फर्ज करो वो 2 यूनिट ले रहा है और बी के वो 4 यूनिट ले रहा है। इसके 2 ले रहा है, 1 2, इसके कितने ले रहा है? 4, 1 2 3 4। जब इसके 4 यूनिट ले रहा है तो मार्जिनलिटी क्या आ रही है? 6 आ रही है। और जब इसके 2 यूनिट ले रहा है तो इसकी कितनी आ रही है? 8 आ रही है। तो 8 ग्रेटर देन 6। बट हमने क्या करना है? इसको इक्वल करना है। तो इक्वल कैसे करेंगे कि हमें जो ए है उसको 2 से हमें 3 पे जाना पड़ेगा, यानी कि मोर कंज्यूम करना पड़ेगा। जब मोर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 इज इक्वल टू 6। यानी कि इक्विलिब्रियम में आने के लिए हमें क्या करना पड़ा है? जो ए कमोडिटी है उसमें इजाफा करना पड़ा है। तो अब ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन क्या है इसके फर्स्ट एमसीक्यूज के। कंज्यूम ए मोर, कंज्यूम बी मोर, बोथ कंज्यूम मोर, बोथ कंज्यूम लेस। तो ए जो ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट। सेकंड एमसीक्यूज है, एट सैचुरेशन पॉइंट ओवर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है जी? सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम होती है और मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। ठीक हो गया? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ये हमारा टोटल यूटिलिटी का क्वेश्चन। इधर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, ये सपोज मार्जिनल यूटिलिटी है, यहाँ पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? 0। तो सैचुरेशन टोटल पॉइंट के ऊपर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। तो जो इसका ए ऑप्शन है मैक्सिमम, वो ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी आल्सो कॉल्ड, यानी कि जो लॉ ऑफ मार्जिनलिटी है जिसे हम सेकंड लॉ कहते हैं कंजप्शन का, वेल्थ कंजप्शन वेल्थ का। तो उसका जो सेकंड नाम है उसे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट गुड्स के ऊपर जो कंज्यूम डिफरेंट गुड्स के ऊपर स्पेंड कर रहे होते हैं, तो जहन में हमारे ये होता है कि जो हमारी मार्जिनलिटी है वो इक्वल रहे। फोर्थ क्वेश्चन है, टू मेंटेन सोशल स्टेटस इन लाइफ person requires basic necessity, comfortable of life, luxuries, all of these। यानी कि अगर आपने सोशल स्टेटस को मेंटेन रखना है, आपने दूसरों से अलग नजर आना है, कि आपके पास अच्छी लग्जरी गाड़ी हो, आपने वॉच कॉस्टली ली हो, आपके जो कपड़े हैं वो ब्रांडेड हो, एयर कंडीशन, आप घर आपका फुल सेंट्रली एयर कंडीशन हो, तो ये सब चीज़ें लग्जरीज हैं। तो अगर आप सोशल स्टेटस को अपना मेंटेन रखना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें कंज्यूम करनी पड़ेंगी। तो इसका जो सी ऑप्शन है लग्जरीज, वो करेक्ट होगा। 5 है, इनिशियल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो इनिशियल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट होती है वो हमेशा क्या होती है? हाईएस्ट होती है। तो जो 5 क्वेश्चन है हमारा
उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए ना, इस तरह क्वांटिटी है 1 2 3 4, इधर मेरी टोटल यूटिलिटी होती है, इधर मार्जिनल यूटिलिटी है, ये 10 है, ये 8 है, सपोज ये 6 है, ये 4 है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहले जो हमने यूनिट कंज्यूम किया है उससे जो यूटिलिटी हमें हासिल होगी उसे हम इनिशियल यूटिलिटी कह रहे होते हैं। तो ये सबसे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक हो गया। लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड बेसिस फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जब हम इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की, तो उधर ये भी लिखा हुआ है कि जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बुनियाद है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब ये नहीं है कि सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, बल्कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब ये है कि जो कमोडिटी या जो वेल्थ जितनी रिक्वायर्ड है या जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जितना रिक्वायर्ड है उसको उतना यूटिलाइज किया जाए। सेवंथ है, one of the following is not exception of the law of diminishing marginal utility, यानी कि किसके ऊपर diminishing marginal utility अप्लाई नहीं होता। ठीक हो गया, सॉरी होता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मनी, मनी के ऊपर नहीं होता ये। नॉलेज, नॉलेज के ऊपर भी नहीं होता। म्यूजिशियंस, ये भी नॉलेज ही है। जैसे जैसे आप गायक हैं, वक्त विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी ये जो सलाहियतें हैं उसमें इम्प्रूवमेंट होती चली जाती है। तो ये सबके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो इसमें नन ऑफ देम, जो इसका डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इसमें नॉट का लफ्ज काट देना है आपने स्टेटमेंट में। Who introduced the indifference curve to explain consumer behavior? हिक्स ने। ये तो जो एमसीक्यूज हैं ये आपने मेमोराइज करने हैं। ये जो यासिर करीम साहब के आपको नोट्स शेयर हुए हुए हैं उसमें ये बताया गया है कि इंडिफरेंस कर्व को प्रेजेंट किसने किया और जो कार्डिनल अप्रोच है वो किसकी है। नाइन्थ है, इफ गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। अगर गुड्स हमारे पास क्या होंगी, सब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होंगी, तो जो आईसी कर्व है हमारा उसकी जो शेप है वो क्या होती है, लीनियर होती है। तो इसका जो सही जवाब है नाइन्थ क्वेश्चन का वो ए करेक्ट आंसर है। नाइन का ए करेक्ट। इफ प्राइस ऑफ बोथ गुड्स डिक्रीज इक्वल रेशियो बजट लाइन विल बी। ये मेरी बजट लाइन है, सपोज इसी को बजट लाइन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये बजट लाइन है सपोज ए बी। अब हुआ क्या कि सपोज मेरे इनकम क्या है, 10 रुपीज है, प्राइस ऑफ वाई 2 है, प्राइस ऑफ एक्स भी 2 है, 5 आइटम है इसके परचेज कर सकता हूँ, मैक्सिमम 5 इसके। हुआ क्या कि दोनों की इक्वली प्राइसेस डिक्रीज हो गई, ये भी 1 हो गया और ये भी 1। अब मैक्सिमम 10 कमोडिटीज में एक्स की खरीद सकता हूँ और 10 वाई की। तो पैरेलली जो मेरी बजट लाइन है वो आउटवर्ड क्या होगी, शिफ्ट होगी। तो इसका जो सही जवाब है वो ए है। 10 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए है। इफ पीपीसी कर्व फॉर कंप्लीमेंट्री गुड्स। पीपीसी कर्व क्या है जी, पीपीसी कहते हैं प्राइस कंजप्शन कर्व। ये है बजट लाइन ए बी, या इसी कर्व है। ये सपोज कार है सी और ये पेट्रोल है, दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट है। हुआ कि कारें सस्ती हो गई। पहले लोग कारें C1 खरीद रहे थे और पेट्रोल P1 था। अब कारों की जो परचेजिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब कार की परचेजिंग इंक्रीज होगी तो पेट्रोल की भी जो परचेजिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। या ICC कर्व हमारा अपवर्ड शिफ्ट हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से जो कर्व होगा वो क्या होगा, PCC होगा। ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं प्राइस कंजप्शन कर्व। तो इसकी जो कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं कार और पेट्रोल, तो जो PCC होता है किनका, कंप्लीमेंट्री गुड्स का, उसकी जो स्लोप होती है वो पॉजिटिव होती है।
तो जो 11 क्वेश्चन है उसका जो सही ऑप्शन है वो ए है। 12 क्वेश्चन है द एंजल कर्व फॉर ए बेसिक नेसेसिटी। एंजल कर्व होता क्या है? एंजल कर्व इनकम और जो कमोडिटी है उसके रिलेशनशिप को शो कर रहा होता है। अगर इनकम में वाई एक्सिस पर लूं और कमोडिटी एक्स एक्सिस पर लूं, तो बेसिक नेसेसिटी वो होती हैं कि इनकम के इजाफा होने की वजह से उन कमोडिटीज की क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह के सपोज जो शुगर के पेशेंट है वो इंसुलिन यूज करते हैं, वो 25 यूनिट्स लगाते हैं। अगर उनकी इनकम $10 है तो वो तब भी 25 लगाएंगे। अगर इनकम $20 हो गई तो फिर भी वो क्या कर रहे हैं, यही 25 यूनिट्स ही यूज कर रहे हैं। तो जो इसका एंजल कर्व बनेगा बेसिक नेसेसिटी का वो वर्टिकल होता है। अगर मैं एक्सिस चेंज कर दूं, यानी कि जो इंसुलिन है उसको इधर ले आऊं और इनकम को इधर ले आऊं, तो फिर ये इस तरह हॉरिजेंटल बन जाएगा। तो इसकी स्लोप 0 है और इसकी इंफिनिटी। ठीक हो गया? तो इसका जो सही जवाब है 12 का वो भी ए ही है, यानी कि इसकी 0 स्लोप ये बन जाएगी। ठीक हो गया? इफ प्राइस डिक्रीज सब्स्टिट्यूशन ऑफ हिग्स ग्रेटर देन या लेस देन स्लट्सकी। 13 क्वेश्चन। 30 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स को शो करने के लिए हमारे पास टू अप्रोचेज होती हैं। ये है जी ए, ये IC1, ये मैं एक्स, ये मेरी प्राइसेस एक्स की कम हो गई, IC2। अब जो हिक्सियन अप्रोच है वो कहती है कि आपने कंपनसेटिंग बजट लाइन ड्रा करनी है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाने के लिए, पहले वाले IC कर्व के ऊपर जाना है। तो हम इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन लगा देते हैं ग्राफ के साथ। ठीक हो गया जी? ये यहां से लेकर यहां तक ये है हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, इनकम इफेक्ट है। और ओवरऑल ये सारा क्या है, प्राइस। ये हुआ क्या कि प्राइस डिक्रीज हुई है, क्या नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल NG, N फॉर नॉर्मल, G फॉर गुड्स, प्राइस डिक्रीज केस। ये कौन सी सब्स्टिट्यूशन जो इफेक्ट दिखाया है मैंने, ये किसका दिखाया है, हिक्सियन का दिखाया है। ठीक है? स्लट्सकी क्या कहता है? स्लट्सकी कहता है कि आपने पहले वाले इंडिफरेंस कर्व को, जरूरी नहीं कि पहले वाले इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को शो करें, बल्कि आप क्या करें, अगर आपने कंपनसेटिंग बजट लाइन ड्रॉ करनी है, जो आप पहले ये वाला जो बंडल आप खरीद रहे थे प्राइस चेंज होने से पहले, इसमें से ही कंपनसेटिंग बजट लाइन ड्रॉ करें ऐसे। ठीक है? इसका नाम रख दें A डबल डैश। और इस बंडल के बाद कहीं भी आप इंडिफरेंस कर्व को बनाकर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को शो कर सकते हैं। मैं सपोज ये इधर बना रहा हूँ, ये IC1 डैश, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ये है SSE, स्लट्स की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब जब प्राइस डिक्रीज केस हो तो जो हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो लेस होता है किससे, स्लट्स की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। ठीक है? अगर प्राइस डिक्रीज केस हो तो इंफीरियर गुड्स IG और गिफन गुड्स GG के ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि हिक्सियन इफेक्ट ग्रेटर हो जाता है और स्लट्स की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लेस हो जाता है। ठीक हो गया? और अगर प्राइस इंक्रीज केस हो तो इसका अपोजिट हो जाता है, इसका प्राइस इंक्रीज नॉर्मल गुड्स, तो क्या हो जाएगा, हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर देन स्लट्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट।
और अगर ये इंफीरियर गुड्स एंड ये गिवन गुड्स है तो हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लेस देन। अब ये एमसीक्यूज क्या है मेरे पास, इफ प्राइस डिक्रीज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ हिक्स लेस देन, तो ये वाला केस है, यानी कि जो हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो लेस है। तो जो ऑप्शन बी है 12 क्वेश्चन का, ऑप्शन बी वो करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट है जी, इफ विच हैव मोर कंज्यूमर सरप्लस। क्वेश्चन है कि कौन कौन सी कमोडिटी का जो कंज्यूमर सरप्लस है वो ज्यादा होता है। जो नेसेसिटी होती है उसका कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होता है, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस की क्या डेफिनेशन है कि आप एक्चुअल में पे क्या कर रहे हो और क्या पे कर सकते हो। जो हम पानी खरीद रहे हैं, रोटी खरीद रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, या पेशेंट्स जो मेडिसिन ले रहे हैं, अगर उनको उसका ज्यादा भी पे करना पड़े तो वो पे करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उनका उसके बगैर सर्वाइवल नहीं है, पर एक्चुअल में वो मार्केट प्राइस पे कर रहे होते हैं। इसलिए जो नेसेसिटीज होती हैं उनका जो कंज्यूमर सरप्लस है वो ज्यादा होता है। तो 14 का ए आंसर ठीक है, ए करेक्ट है। 15, प्रोड्यूसर सरप्लस डिपेंड ऑन सप्लाई, मार्जिनल कॉस्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका सी सही है। कंज्यूमर जो सरप्लस होता है हमारे पास वो सप्लाई के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और सप्लाई ही हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वही हमारा क्या होता है, सप्लाई कर्व होता है। 16 है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स मीन्स। 16 क्वेश्चन, लेबर इंटेंसिव टेक्निक मीन्स मोर लेबर लेस कैपिटल। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं। 17 क्वेश्चन, the supply price of land is considered to be zero because its supply is limited। तो इसका भी ए ऑप्शन करेक्ट है। राइस मिल इज डैश कैपिटल, ये संक कैपिटल, यानी कि ऐसा कैपिटल जो कि आप जिसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो जीरो हो जाए, यानी कि उसे किसी और पर्पज के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। मेंबर ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप इन पाकिस्तान, 18 का क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, इसका भी ये है। 19 का भी ए है। हबीब बैंक लिमिटेड मींस, यानी कि जो हबीब बैंक है या कोई भी बैंक या कोई भी कंपनी है उसके आखिर में जो लिमिटेड होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है द लायबिलिटी ऑफ ईच शेयर होल्डर इज लिमिटेड। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर रिसेंटली टर्म एज, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको हम इनपुट्स भी कह रहे होते हैं। इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ये पेपर में आया भी हुआ था, ये जो 21 क्वेश्चन। 22, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर नॉर्मल गुड्स, ये इंपॉर्टेंट है। 22, जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है ऑन प्राइस, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, ये देखें जी। ये ए बी, डायग्राम थोड़ी छोटी बन गई, इसको दोबारा बनाता हूँ। यस, यस, ये एक्स और ये सपोज प्राइस, प्राइस डिक्लाइन, हम इधर से प्राइस क्या हो गई, P1 से P1 डैश हो गई। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाना, इसके जो ये ए सी लाइन है इसके पैरेलल लाइन लगाएंगे, ए डैश सी डैश, ये क्या हो गया, एक्स डैश।
प्राइस कम हुई, क्वांटिटी देखें, ये प्राइस पहले ये प्राइस थी तो ये एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन था, अब ये आ गया। अगर नीचे इसका डिमांड कर बनाऊं तो वो क्या बनेगा, नेगेटिव स्लोप। ये किसके लिए है, नॉर्मल गुड्स के लिए। किसके लिए, नॉर्मल, एन लिख रहा हूँ। अगर इंफीरियर होता तो ये आईसी कर्व क्या आ जाता, इधर आ जाता। और अगर ये गिफन होती गुड्स तो ये आईसी कर्व में किधर आना था, इधर। कोई भी कमोडिटी है, गिफन है, इंफीरियर है या नॉर्मल है, तो जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इसने ऐसा ही रहना है। ठीक हो गया। तो हमेशा ऑन प्राइस जो गुड्स है, एक होती है ना क्रॉस गुड्स, यानी कि दूसरे के साथ हम देख रहे होते हैं, जिस तरह के हम सब्स्टिट्यूट गुड्स जिसे कह रहे होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स में जब हम देख रहे होते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वो पॉजिटिव होता है। बट जब ऑन प्राइस देखेंगे हम, ऑन प्राइस और ऑन ही कमोडिटी। ठीक हो गया, ऑन प्राइस और क्वांटिटी भी क्या है उसी चीज की, तो उसका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 22, इसका भी बी ऑप्शन है नेगेटिव, 23 इसका भी बी है, 24 इसका भी बी है। उसके बाद 25 से जीके स्टार्ट हो गया। पोइम टीपू सुल्तान इलामा इकबाल के किस मजमूए में है, ज़रबे कलीम उर्दू की फर्स्ट ग्रामर किसने लिखी, कृष्ण चंद ने। द वेलोसिटी ऑफ लाइट was first measured Einstein, the best conductor of elasticity, silver. The river, the area lying between River Beas and River Ravi, Chachdoa, the culture center of Gandhara civilization is Texla. The Nobel Prize for Economics introduced in 1969. Which country award the Nobel Prize? Sweden. तो ये जीके हैं, ये मैंने आपको ये बोल भी दिए एक बार, ताकि आपको जहन नशी हो जाए। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप उसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। The price consumption curve for straight line demand curve extend both axes। लेकिन ये वो कहता है कि ये जो प्राइस कंजप्शन लाइन है ना आपकी, ये ए बी, ये आई सी, ये एक्स है और ये वाई। प्राइस डिक्रीज हुई, अब प्राइस डिक्रीज हुई है, ये अनरिलेटेड गुड्स की होती है। इस तरह का पीसीसी, यहाँ सपोज दैट मैं पिज़्ज़ा ले लेता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ बुक। ठीक है, पिज़्ज़ा सस्ता हुआ, आप पिज़्ज़ा ज़्यादा खरीद रहे हैं, बट बुक की क्या है, वही की वही है क्वांटिटी। ये नया IC2 आ गया, और इन दोनों को जब आपने मिलाया है तो ये जो पीसीसी है ये हॉरिजेंटल बन गया। अगर मैं इसका नीचे डिमांड कर बनाऊंगा, ये मेरा X1 है और ये P1, प्राइस कम हुई तो डिमांड कर, ये किसका, अनरिलेटेड गुड्स का। अभी मैंने कम्प्लीमेंट्री का बनाकर दिखाया था आपको, कम्प्लीमेंट्री का पीसीसी क्या था, ऐसा कम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो इलास्टिसिटी होती है वो <1 होती है, और जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उसका जो पीसीसी है वो नेगेटिव स्लोप होता है। सब्स्टिट्यूट्स का आपको पता है, जिसके जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स होंगे उसकी इलास्टिसिटी >1 होगी। जो इस तरह का पीसीसी होगा, इसका जो डिमांड कर्व बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, और उसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो =1। तो इसका जो सही ऑप्शन है, जो सही है, 36। The price consumption for straight line demand curve extend both axes, fall and rises. When the real income rather than money income is kept constant in drawing consumer demand curve for a commodity, the demand curve is negatively slope always। यानी कि 37 जो MCQs की वो बात कर रहा है वो सेम वही है जो कि मैंने अभी आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का बताया है, नेगेटिव।
अच्छा 38 MCQs, 38 MCQs ये डिस्कस हो चुका है। ये 38 MCQs है। इसका जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब आ जाता है 39। इफ एन इंडिफरेंस का 37 MCQs रह गया, 36 रह गया, वो मैं डिस्कस करता हूँ बाद में। 37 भी हो गया, 38 भी हो गया, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। 39, 39 में वो क्या कहता है कि इंडिफरेंस कर्व है हॉरिजेंटल। एक इंडिफरेंस कर्व है ना, वो हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल का क्या मतलब है कि ये वाई की कमोडिटी है और ये एक्स है। एक्स जीरो कंज्यूम करें फिर भी उतनी ही सेटिस्फेक्शन है। एक्स को बढ़ा रहे हैं या एक्स को कम कर रहे हैं, आईसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, वाई वाई कांस्टेंट है। इट मींस कि जो एक्स है उससे हम सेचुरेटेड हो चुके हैं, इसकी हमें और नीड नहीं है। तो इसमें यही पूछा हुआ है, इफ एन इंडिफरेंस कर्व वर हॉरिजॉन्टल दिस वुड मीन दैट कंज्यूमर इज सैचुरेटेड विद, किससे सैचुरेटेड हो गया है, एक्स से। यानी कि एक्स का कोई फर्क नहीं पड़ रहा सेट। हाँ, अगर मैं वाई को बढ़ाता हूँ, देखें जी सेटिस्फेक्शन बढ़ गई। वाई को अगर मैंने कम किया तो सेटिस्फेक्शन क्या हो गई, कम हो गई। पर एक्स से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इट मीन्स कि हम एक्स से क्या हो चुके हैं, सैचुरेटेड हो चुके हैं। 40 MCQs है, स्लेट्सकी कीप्स रियल इनकम कांस्टेंट विद द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल। ठीक हो गया, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। allowing allowing the allowing the consumer to purchase the same basket of good as before price change। ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो मैंने भी डायग्राम ड्रॉ किया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट assumption of theory of reveal preference। रिवील प्रेफरेंस क्या है, नियर टू ऑर्डिनल है। तो इसमें हम एज्यूम करते हैं कंसिस्टेंसी को, ट्रांसिटिविटी को, कंज्यूमर कैन बी इंड्यूस टू परचेज एनी बास्केट ऑफ कमोडिटी। ठीक हो गया, जो उसके बजट लाइन के ऊपर कंज्यूमर होता क्या है रिवील प्रेफरेंस थ्योरी के अंदर, ये हमारे पास बजट कोई एक हम जो पेयर है उसको परचेज कर रहे होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए है, कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी। इसके अंदर हम डिस्कस नहीं करते। 42 MCQs है, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन चॉइसेस इन्वॉल्विंग रिस्क बिकॉज इट एज्यूम्स दैट। यानी कि जो कार्डिनल की ट्रेडिशनल थ्योरी है उसमें हमेशा हम एज्यूम करते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो हमारी डिक्लाइन ही होगी। ठीक है, हर एडिशनल यूनिट्स के ऊपर। पर रिस्क थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि रिस्क थ्योरी के अंदर ना तीन तरह के प्लेयर्स होते हैं। रिस्क लवर होते हैं, रिस्क अवर्टर होते हैं और रिस्क न्यूट्रल होते हैं। तो जो रिस्क अवर्टर होते हैं ना उनकी तो यही यूटिलिटी होती है, हर नेक्स्ट यूनिट्स के ऊपर जो उनकी मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो डिक्लाइन होती चली जाती है। जो रिस्क न्यूट्रल होते हैं वो इस तरह के कांस्टेंट उनकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है, और जो रिस्क लवर होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इंक्रीज होती चली जाती है। तो जो अगर हमने रिस्क को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है इस अप्रोच से, कार्डिनल अप्रोच से, वो हम नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमने यहाँ एज्यूम किया हुआ है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्लाइन होती है। तो इसका जो ए ऑप्शन है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज डिक्लाइन, ये इसका सही जवाब। वन ऑफ द फॉलोइंग will not be an assumption of law of diminishing marginal utility। सब की सब जितनी भी ऑप्शंस में दी गई हैं ये सब के सब assumption है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ थ्री। 44 सनलाइट इज डैश पॉइंट नॉन इकोनॉमिक पॉइंट, यानी कि जो हम सनलाइट ले रहे हैं उसका हमें कुछ पे करना नहीं पड़ता। 45 वो कहता है जो यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और ये एक सिंगल आईसी कर्व है। जो हमारी यूटिलिटी है वो सिंगल आईसी कर्व है और फंक्शन किसका है, एक्स और वाई। अब वो पूछता क्या है इसमें, सिंगल आईसी कर्व हेयर वैल्यू ऑफ वाई। अब ये सिंगल आईसी कर्व है, एक्स और वाई का फंक्शन है, वो वाई की वैल्यू फाइंड आउट पूछ रहा है।
तो हर पॉइंट के ऊपर जो सेटिस्फेक्शन है उसका मेयार क्या होता है, सेम होता है। जिसे हम कहते हैं ना कि जो यूटिलिटी है वो हर पॉइंट पर आईसी कर्व की क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा, इसका सही ऑप्शन ए हो। 46, root and x is example of dash goods, normal inferior given none of these। यानी कि इकोनॉमिक्स में हर हम वो चीज को डिस्कस करेंगे जिससे हमें कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन हासिल हो। अब कमोडिटीज को जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो तब हमें पता चलता है कि ये इंफीरियर है, गिवन है या नॉर्मल। अब जैसा कि रोटन एग्स है, गंदे अंडे हैं, इससे तो किसी को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, तो इट मींस ये इकोनॉमिक गुड्स नहीं है। तो इसका सही जो जवाब है वो नन ऑफ दीज होगा। 47, सारा इज अ पेशेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, शी एंटर इन होटल एंड ऑर्डर बीफ बिरयानी, फर्स्ट यूनिट ऑफ बीफ बिरयानी गिव हर डैश मार्जिन। अब सारा है, उसे भूख लगी हुई है पर वो हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट है। वो जैसे ही होटल में दाखिल होती है और तो वो क्या करती है, बीफ बिरयानी को ऑर्डर कर देती है। अब आपको पता है कि जो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं उन्हें जो बीफ है वो मना होता है। तो जैसे ही वो फर्स्ट यूनिट लेगी तो उसको जो उससे नेगेटिव यूटिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसकी वो जो हेल्थ है उसके लिए वो खतरनाक है। 48, when two indifference curve intersect each other at point of intersection utility is क्या होगी, सेम होगी। देखिए जी, ये हम पढ़ते हैं डिफरेंस कर्व को, ये IC1 और ये क्या है IC2। वो कहता है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इस पॉइंट के ऊपर जो सेटिस्फेक्शन है उसका मेयार क्या होगा। इधर तो IC1 ऊपर है, इधर IC2 ऊपर है, ठीक है, इधर दोनों क्या है, सेम है। तो जहां पर दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उस पॉइंट के ऊपर जो सेटिस्फेक्शन का मेयार है वो क्या होगा, सेम होगा। 49, मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस। मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला होता है मार्जिनल रेटिंग माइनस प्राइस। तो जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। व्हेन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी चेंज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब देखें, ये हमारे पास है जी बजट लाइन, ये बजट लाइन, ये ए भी बजट लाइन हो गई। हुआ क्या कि प्राइस चेंज हो गई, तो स्लोप क्या हो गई, चेंज हो गई। जब प्राइस चेंज आता है तो बजट लाइन की स्लोप चेंज हो जाती है। हाँ जी, अगर ये है ए बी बजट लाइन, इनकम चेंज हुई है, ये शिफ्ट हो गई बजट लाइन, इधर इसको कहते हैं रोटेशन, रोटेट होना। जब बजट लाइन रोटेट होती है प्राइस चेंज होने की वजह से, तो उसकी स्लोप चेंज हो जाती है। इंटरसेप्ट, अगर एक कमोडिटी की प्राइस चेंज हुई है दूसरी की नहीं हुई तो इंटरसेप्ट सेम रहता है। इनकम इफेक्ट में स्लोप सेम रहती है, स्लोप वही की वही है, जो यहाँ स्लोप थी यहाँ भी वही है, बट इंटरसेप्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। तो इसमें क्या होगा, when the price of one commodity change the slope of budget lines become different। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है जी, थैंक यू। ये सारे जितने भी एमसीक्यूज थे ये डिस्कस कर दिए गए आपसे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।